हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों, आज अपन करने जा रहे हैं सीजीएल 2023 टायर 1 का 18 जुलाई 2023 का शिफ्ट 4 का पेपर। ये सीरीज अपनी काफी पहले से चलती आ रही है। 14 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, इस तरीके से हर दिन के 4 शिफ्ट के पेपर होते हैं, एक एक शिफ्ट में डालते जा रहा हूं। तो ये 18 जुलाई 2023 की शिफ्ट 4 है। इसके पहले 14 जुलाई की चारों शिफ्ट, 17 जुलाई की चारों शिफ्ट और 18 जुलाई की 3 शिफ्ट मैं डाल चुका हूं। आई होप कि वो आपने देखी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया उनको तो प्लीज उनको पहले लाइक करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आए आपको आंख बंद करके बोर्ड मास का इस्तेमाल करना है। बोर्ड मास क्या होता है? बी फॉर ब्रेकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। हमेशा बोर्ड मास जो अपन इस्तेमाल करते हैं तो अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं। मतलब सबसे पहले ब्रेकेट क्लियर करेंगे, जितने भी ब्रेकेट है उनको क्लियर करेंगे। ब्रेकेट क्लियर करने का मतलब ये नहीं होता कि ब्रेकेट को सीधा हटा दिया जाए, नहीं। ब्रेकेट क्लियर करने का मतलब होता है कि ब्रेकेट के अंदर जो लिखा हुआ है सबसे पहले उसको परफॉर्म करेंगे। अब ब्रेकेट में कौन सा ब्रेकेट? देखिए, 3 तरह के ब्रेकेट अपन इस्तेमाल करते हैं। ये होता है सबसे बड़ा ब्रेकेट, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रेकेट। इसके बाद आता है ये वाला ब्रेकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेकेट। इसके अंदर आता है ये वाले ब्रेकेट, इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो जो सबसे अंदर है उसको सबसे पहले करेंगे। तो मतलब अपन सबसे पहले कहां पे जाएंगे? सबसे पहले अपन इन पैरेंथेसिस की ओर जाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट पे आएंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट पे आएंगे। जब अपना ब्रैकेट हो जाएगा, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर अब अपन गए, ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीजें फॉलो होगी। मतलब अगर आपको वहां पे ऑफ दिख रहा है तो सबसे पहले आपको ऑफ को करना है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन जब ऑफ लिख के दे दिया जाता है तो उसकी प्रेफरेंस मल्टीप्लाई से पहले आती है। करना आपको मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन अगर एक जगह मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है और एक जगह ऑफ लिख रखा है तो आपको पहले ऑफ जहां पे लिखा हुआ है उसको सोल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई वाले पे चलना है। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई। ये जो डिवाइड और मल्टीप्लाई होते हैं ये आप बोल सकते हैं कि भाई बहन है। मतलब दोनों की जो पोजीशन होती है, जो प्रेफरेंस होती है वो बराबर होती है। दोनों में से कोई भी पहले किया जा सकता है, लेकिन शर्त है लेफ्ट टू राइट जाने पे कौन पहले आता है। लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आ जाए डिवाइड और मल्टीप्लाई में उसको पहले कर देते हैं। सेम काम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ भी होता है, ये भी बराबर के होते हैं। लेफ्ट टू राइट चलने पे इन दोनों में भी जो पहले आ जाए पहले उसको करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, उसके अंदर पहली प्रेफरेंस देते हैं ऑफ को, उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस देते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई में जो लेफ्ट में पहले आ जाए, उसके बाद तीसरी प्रेफरेंस देते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो लेफ्ट में पहले आ जाए। इसके अलावा कुछ होता नहीं, बस मेनली यही चीजें अपन के पास आती है। तो चलिए अपन चलते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला पैरेंथेसिस की ओर जाएंगे, तो पैरेंथेसिस आपको यहां पे दिख रहा है, इसके अंदर मैं गया, इसके अंदर मेरे को डिवाइड दिखा और ऑफ दिखा। दोनों में कौन सा पहले होगा? मैंने आपसे बोला पहले ओ, ऑफ पहले करा जाता है, तो डिवाइड को अभी बैठने को बोलेंगे कि भैया तू बैठ जा। ऑफ करते हैं, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, तो ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 18 मल्टीप्लाई हाफ, 2 से 9 बार में कट जाएगा, तो ये क्या आ गया? 54 डिवाइडेड 9। अब 54 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है? 9 6 54, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 6। तो ये जो पूरा ब्रैकेट था इसकी वैल्यू आ गई 6। अब आप इस ब्रैकेट को हटा दें और बस 6 उसकी जगह लिख दें, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा, बाकी और अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। चलिए, स्क्वायर रूट 25 प्लस 12 डिवाइडेड 3 माइनस 20 प्लस, साथ के साथ इस पैरेंथेसिस को अपन भी अपन कर लेते हैं, दोनों एक तरीके से बराबर पोजीशन पे हैं। तो इसमें भी ऑफ है तो ऑफ को पहले करा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया। 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 कितना होता है? तो आप चाहे तो उसको लिख दे, नहीं तो आप मन में मान ले कि मैंने 16 इंटू 8 कर लिया। अब जब ये डिवाइड आप करेंगे तो 16 से 16 कट जाएगा और आपके पास 8 ही रह जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे 16 इंटू 8 लिखा,
अब ये डिवाइड क्या होता है, डिवाइड मतलब डेन्यूमिनेटर में जाएगा ये नंबर, तो डेन्यूमिनेटर में जब ये नंबर जाएगा तो कुछ इस तरीके से लिखे आएगा। तो अब यहाँ पे मैं 16 से 16 काट के इस पूरे की वैल्यू क्या लिख दूंगा, 8 लिख दूंगा। 16 इंटू 8 करते, फिर उसके बाद 16 से डिवाइड करते, तो थोड़ा सा समय आपका ज्यादा लगता, उससे कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट मैंने इसको 16 इंटू 8 लिखा और 16 से डिवाइड करा, 16 से 16 कटा, क्या रह गया, 8 रह गया। तो इसकी जगह, इस ब्रैकेट की जगह मैंने लिख दिया 8 और अगले वाले पेरेंथेसिस की जगह मैंने लिख दिया 6। बाकी सब कुछ वैसा की वैसा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे पेरेंथेसिस खत्म हो चुका है, तो इसके बाद अपन किधर जाएंगे, इसके बाद अपन जाएंगे करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट में लेफ्ट टू राइट चलने पे मेरे को प्लस दिखा, प्लस से बड़ा नंबर नहीं है। प्लस से बड़ा कौन आता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई आगे कहीं होता तो पहले अपन उसको करते, उसके बाद प्लस पे आते। वो नहीं है तो सीधा अपन प्लस करेंगे। 20 प्लस 8 कितना, 28, 28 माइनस 6 22। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 22। तो अब ये पेरेंथेसिस भी आपके पास खत्म हो चुका है। आपके पास क्या रह गया, स्क्वायर रूट 25 प्लस 12 डिवाइडेड 3 माइनस 22, ये आपके पास रह गया। तो अब आपके पास बस ये स्क्वायर ब्रैकेट ही बचा है, जो बचा है उसको कर लो। इसमें मैं लेफ्ट टू राइट चलने पे मुझे प्लस दिखा, लेकिन प्लस से पहले मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस पहले दी जाती है। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट 25 प्लस 4 माइनस 22। स्क्वायर रूट 25 का मतलब आप जानते हैं 5 होता है। 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 22 कितना आ जाएगा ये आपके पास, आप इसको कर लीजिए -13। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से बोर्ड मास के सवाल को किया जाता है। बोर्ड मास के सवाल बहुत आसान होते हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, और ना ही उनमें इतना समय लगता है। जब आप खुद करने बैठेंगे तो आप इसको बहुत तुरंत एकदम जल्दी से कर सकते हैं, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी क्वेश्चन के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताने के लिए इतना कराया, वरना इतना टाइम नहीं लगता, ये बस समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। If a plus b plus c equal to 6 and a square plus b square plus c square equal to 14, then what is the value of this? देखो ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये देखने में हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं। और अगर आपको आइडेंटिटी नहीं मालूम तो ऑब्वियस है भैया, टाइम तो लगेगा। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है अपन को, जिसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करता हूं मैं, सोल्व कर लेता हूं। आइडेंटिटी अपन को मालूम होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। ये मैंने लिख लिया। अब यहां पे देखिए 2 टाइम्स ए स्क्वायर है, 2 टाइम्स ही बी स्क्वायर है और 2 टाइम्स ही सी स्क्वायर है, और इसके अलावा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। यहां पे अपन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब ये जो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू दे रखी है, लेकिन बाकी उसकी वैल्यू नहीं है, तो उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, एक आइडेंटिटी आप जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो यहां से अपन को ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 6, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू ये है 14 प्लस 2 टाइम्स, इसको मैं x मान लेता हूं। इतना बड़ा लिखने की क्या काम है, फालतू बार बार क्यों लिखे अपन इसको। x कितना आ जाएगा, 36 माइनस 14, मतलब कितना हो गया भैया, 14 प्लस 6 20, सॉरी 36 माइनस 14 मतलब 22, 22 बाय 2 11, x आ गया अपने पास 11, मतलब इस पूरे की वैल्यू आ गई 11। अब ये अपन को निकालना है, तो ये क्या है, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 14, माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, जिसकी वैल्यू है 11। तो ये आ गया 6, 14 माइनस 11 3, 3 दूनी 6, तो ऑप्शन डी, बस यही अपना आंसर। तो ये सब क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए। A and B invested money in a business in the ratio of 7:5. If 15% of the total profit goes for charity and A's share in the profit is rupees 5,950, then what is the total profit? तो देखिए A और B ने किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, 7:5 के रेशियो में।
अगर 15% जो टोटल प्रॉफिट है वो चैरिटी में जाता है और ए का जो शेयर है प्रॉफिट में वो 5,950 है, तो आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट क्या रहा होगा। चलिए ठीक है, बता देते हैं। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सवाल है। देखिए एक बात इसमें कॉमन क्या होती है कि जिस रेशियो में अपन इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में अपन को प्रॉफिट मिलता है। जितना पैसा अपन ने इन्वेस्ट किया वो जिस रेशियो में है उसी रेशियो में टोटल प्रॉफिट मिलेगा। तो इनने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया था? ए और बी ने 7:5 में इन्वेस्ट किया। तो अब जो प्रॉफिट इनको मिला होगा वो भी 7:5 में ही मिला होगा। क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि ए का जो शेयर है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में जो ए का शेयर है वो है 5,950। इसका मतलब ए ने अगर 7 रुपए लगाए थे तो उसको मिलने भी 7 रुपए ही चाहिए। तो ये जो 5,950 है ये कितने की वैल्यू है? ये 7 रुपए की वैल्यू है, 5,950। तो यहां से 1 रुपए की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको काट लेते हैं। 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 0। मतलब 1 रुपए की वैल्यू आ गई 850 रुपए। अब बी ने लगाए थे 5 रुपए, तो जो टोटल प्रॉफिट जब अपन निकाल रहे हैं तो दोनों का टोटल करना पड़ेगा। दोनों ने जितना, मतलब ए को 7 रुपए मिले, बी को 5 रुपए मिले। 7 रुपए की वैल्यू तो है 5,950। इसी तरीके से 5 रुपए की वैल्यू क्या होगी? 1 रुपए की वैल्यू अगर 850 है तो 5 रुपए की क्या होगी? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 0, 5 5 25, 5 8 40, तो 42, 4250। मतलब बी को कितना प्रॉफिट मिला? 4,250। ए और बी दोनों को मिला के कितना मिला? तो 5,950 प्लस 4,250 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 0, 5 और 5 10 की 0, एक हासिल ऊपर चढ़ गई 2, एक हासिल ऊपर चढ़ गई 10, 10,200 रुपए। तो 10,200 रुपए का दोनों को टोटल प्रॉफिट मिला। लेकिन बोला जा रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से 15% चैरिटी में चला गया। तो 15% निकालने के बाद जो पैसा बचा वो ए और बी में बांटा गया होगा 7:5 के रेशियो में। तो ए और बी में कितना पैसा बांटा वो तो अपन के पास निकल के आ गया, लेकिन कितना पैसा चैरिटी में गया ये भी अपन को निकालना पड़ेगा, तभी जाके अपन बता सकते हैं टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा। तो 15% अगर चैरिटी में गया, अपन मान लेते हैं पूरा पैसा 100% है, 15% चला गया तो कितना बचा? 85%। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई अपने पास ये है 85% की वैल्यू, और अपन को निकालनी है 100% की वैल्यू। 85% की वैल्यू 10,200, 100% की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे आसान से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कैसे करेंगे इसको? 5 से पहले तो कर लेते हैं। 5 से देखिए ये कट रहा है, 17 पंजे 85 होता है। 5 से ये 2 बार में 10, 0, 4 बार में 20, 0, 2040। 17 से मेरे हिसाब से तो ये चला जाएगा, काट के देख लेते हैं अपन। 17 का एक बार में 17 दूनी 34, 0। मतलब 1% की वैल्यू आ गई 120 रुपए। और अपन को कितना निकालना है? टोटल प्रॉफिट अपन ने माना 100%, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12,000 रुपए। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना मिला होगा? 12,000, जिसमें से 15% चला गया चैरिटी में, बाकी जो बचा 85% उसको 7:5 के रेशियो में बांट दिया गया ए और बी में। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कवर्स 700 किलोमीटर इन 5 आवर एंड अनदर 1,012 किलोमीटर इन 11 आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन? एवरेज स्पीड पूछ रहा है, और इस बात का ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड अपन को बतानी है मीटर पर सेकंड में। जिस चीज में आपसे पूछा जा रहा है उसी चीज में आपको बताना है, क्योंकि जो आपके ऑप्शन होंगे हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए कोई ऑप्शन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में भी दे दिया गया हो और आप उसको लगा के आ जाए, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आपको नहीं बताना, आपको मीटर पर सेकंड में बताना है। तो जो भी आपका आंसर है उसको मीटर पर सेकंड में निकालें, उसके बाद ही ऑप्शन मार्क करें। तो देखिए एवरेज स्पीड पूछ रहा है, काफी आसान सवाल है। 700 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करती है और 1,012 किलोमीटर 11 घंटे में कवर करती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अपन जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस है 700 किलोमीटर प्लस 1,012 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना? 700 किलोमीटर कवर करने के लिए 5 घंटे लगे और 1,012 किलोमीटर कवर करने के लिए 11 घंटे लगे। तो टोटल टाइम आ गया आपके पास 16। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1,712 डिवाइड बाय 16। 16 से आप इसको काट लो, जो भी कटे 16 का एक बार में 11 हो गया, मतलब 0। फिर 112, तो 112 के हिसाब से कितना चल जाएगा? ये पूरा पूरा चला जाएगा मेरे हिसाब से तो, है
है ना। 16 का 5, 16 पंजे 80, 16 जगह 96 और 16 सत्ते 112, तो 107 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आई किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि जो अपन ने डिस्टेंस लिया था वो लिया था किलोमीटर में, और जो अपन ने टाइम लिया था वो लिया था आवर में। लेकिन अपन से पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में। अब देखिए, अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप सीधा 107 टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में 107 भी है, लेकिन आपसे किलोमीटर पर आवर में नहीं पूछा जा रहा, आपसे मीटर पर सेकंड में पूछा जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप पूरा क्वेश्चन कर आए, उसके बाद भी आप आंसर गलत कर आए, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे कि भैया किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है या मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो देखिए पूरा पूरा तो नहीं कटेगा मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ये, क्योंकि इसी में डिनोमिनेटर आपको 18 दिख रहा है। 107 जो है 18 से कटता नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 8 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स वुड रुपीज 25,000 बिकम रुपीज 1 लाख विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए एक अमाउंट है 8 साल में डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब है कि जितना पैसा अपन ने लगाया उतना ही अपन को इंटरेस्ट के रूप में मिल गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं 25,000 रुपए लगा रहा हूं तो 8 साल में मुझे 25,000 का ही इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर मुझे 1 लाख रुपए बनाने हैं तो देखिए 8 साल के अंदर कितने रुपए बनेंगे, 50,000, 25,000 का इंटरेस्ट मिला। फिर अगले 8 साल में फिर से मुझे कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 25,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा पैसा, 75,000। फिर अगले 8 साल में फिर से मुझे 25,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना पैसा हो जाएगा, 1 लाख। इसका मतलब 25,000 से 1 लाख पहुंचने में कितने साल लगेंगे, 8 + 8 + 8, 24 साल। तो ऑप्शन डी। तो 24 साल में अपन 25,000 से 1 लाख पहुंच जाएंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की जगह अपन से बोला जाता कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 25,000 से 50,000 पहुंचने पे 8 साल लगे, तो 8 साल में पैसा डबल हुआ, तो अगला 50,000 से 1 लाख पहुंचने में अपन को 8 ही साल लगते। 50,000 रुपए अपन इन्वेस्ट किए होते और डबल होके वो 1 लाख बन जाते। तो 16 साल में ही कंपाउंड इंटरेस्ट पे 25,000 से 1 लाख पे पहुंच जाते। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में कितने साल लगेंगे, 24 साल। द मार्क प्राइस ऑन ए बुक इज 1,000 इन ए बुक फेयर, इट इज अवेलेबल फॉर सेल विथ ए डिस्काउंट स्कीम ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 8%। व्हाट इज द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक फॉर ए कस्टमर। तो देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके समय खराब करने के लिए दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपका समय खराब कर रहा है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा इसमें। इसमें आपको बोला गया है कि भैया मार्क प्राइस है किसी आइटम की 1,000 रुपए, मतलब बुक बोल लो, बुक है, बुक की मार्क प्राइस है 1,000 रुपए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है 12% और 8% का। तो आपको बताना है कि फाइनल डिस्काउंट मिला के सेलिंग प्राइस कितनी दी गई होगी। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है यार, कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। इसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहो तो 12% और 8% का सक्सेसिव अलग से निकाल लो, और ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। 12% का डिस्काउंट अगर दिया जाता है तो वैल्यू कितनी रह जाती है, 88%। अपन हर चीज को 100% मान के चलते हैं। 12% अगर डिस्काउंट दिया तो कितना रह गया, 88%। तो यहाँ पे 88% की वैल्यू निकाली। फिर अगला डिस्काउंट जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उस पर 8% का डिस्काउंट और दे दिया गया। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि पहले मैंने एक डिस्काउंट दिया गया, उस डिस्काउंट को देने पे जो वैल्यू मेरे पास आई उस पर दूसरा डिस्काउंट दे दिया गया। तो यहां से मेरे को एक वैल्यू मिल गई, उस पर फिर 8% का दे दिया। फिर से आप 100% मान लो किसी चीज को, 8% का डिस्काउंट दिया तो कितना रह गया, 92%, मतलब 92/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, फिर 2 से आप काट सकते हो उसको, 2 से 44 बार में, 2 से 5 बार। पूरा पूरा तो ये नहीं कटेगा, नियरेस्ट इंटीजर में आपसे पूछा जा रहा है, तो नियरेस्ट इंटीजर में ही अपन बात करेंगे। 5 से मैं इसको काट लेता हूं, 5 का 1 बार में, और 42 हो गया ये, 42 मतलब 5 8 40। अब जब नियरेस्ट इंटीजर में बात की जा रही है तो अपन इसको इतना ही छोड़ देते हैं। 44 × 18 अगर अपन करेंगे तो 18 चौको 72, 18 चौको 72, 7 हासिल ऊपर चढ़ गई तो 792। तो 792 के हिसाब से नियरेस्ट इंटीजर में अपन बोल सकते हैं 790। या फिर ऐसे करो यार, पहले 2 डिजिट में डिसमल निकाल लो, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो 800 के करीब हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर है नहीं,
तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, पहले 2 डिजिट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे 15 चौको 20 हो रहा था, 18.4 आएगा ये। तो 18 से करने पे तो इतना आया, 4 बार में आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा ये 176। 176 का मतलब है 17.6। तो देखो आपका आंसर बदल गया है ना, इस वजह से 17.6 एक बहुत बड़ा नंबर है, कोई छोटा नंबर नहीं। छोटा नंबर होता तो अपन उसको इग्नोर भी कर सकते थे। तो 7 और 2 9, 9 और 1 10 की 0, एक हासिल ऊपर चढ़ गई, ये 8, 809 मतलब नियरेस्ट इंटीजर में हो गया 810, ऑप्शन ए। तो इस वजह से अगर यहाँ पे मैं केवल 18 ही छोड़ देता तो अपना आंसर गलत हो जाता, क्योंकि 44 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे 0.4 को तो 17.6 एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। और जब नियरेस्ट इंटीजर की बात की जा रही है तो पूरा की पूरा 17.6 को अपन इग्नोर नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पे तो आप पूरा इसको सोल्व कर लीजिए, बाद में प्लस करने पे नियरेस्ट इंटीजर में चेंज कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती है, मल्टीप्लाई करने पे चीजें बहुत बढ़ जाती है। तो जब चीजें बढ़ जाती है तो फिर अपन उसको इग्नोर नहीं कर सकते। यही यहाँ पे 0.4 प्लस में आ रहा होता तो मैं सीधा इग्नोर कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये आ रहा है मल्टीप्लाई में। ए शॉपकीपर परचेसेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बोटल्स फॉर 100, फॉर हाउ मच शुड ही सेल 1 सच बोटल टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए 6 बोतल उसने कोल्ड ड्रिंक की 100 रुपए में खरीदी। अब ये बोल रहा है कि एक बोतल को कितने रुपए पे बेचे कि 20% का प्रॉफिट मिल जाए। बहुत आसान सवाल है। 6 बोतल को 100 रुपए में खरीदा तो एक बोतल का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, एक बोतल का कॉस्ट प्राइस हो गया 100 बटा 6। अब पूछ रहा है कि भैया एक को कितने पे बेचे कि 20% का प्रॉफिट। तो बेचने के लिए क्या करते हैं अपन, 20% का प्रॉफिट मतलब कितने पे बेचना पड़ेगा अपन को, 120% पे। तो ये है 100% की वैल्यू, आपसे पूछ रहा है 120% की वैल्यू। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 का 2 बार में कितना आ गया 20, मतलब 20 रुपए में उसको बेचनी पड़ेगी तो 20% का प्रॉफिट मिलेगा। आगे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज दे रखी है ये आपको डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए। tan 45 cos 30 sec 30 cot 60 ये सब आपको डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 एंगल पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो मान के चलता है कि कम से कम नहीं तो इन 5 एंगल पे तो आपको वैल्यू याद ही है। इसके अलावा वैसे 15 डिग्री पे भी आप याद रख सकते हैं, वो भी एक काम की चीज होती है, लेकिन 15 डिग्री पे अगर आपको याद नहीं भी है कोई बात नहीं, कम से कम इन 5 पे तो याद रखिए। तो देखिए tan 45 डायरेक्ट जानते हैं अपन 1 के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। cos 30 अपन डायरेक्ट जानते हैं कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 आ जाएगा। sec 30, sec जो है cos का उल्टा होता है, cos 30 था √3/2 तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, उसका स्क्वायर करोगे तो 4/3 हो जाएगा, माइनस 3/4 इंटू cot 60। cot 60 क्या होता है, cot 60 मतलब cos 60 अपॉन sin 60। cos 60 कितना हुआ 1/2, sin 60 कितना हुआ √3/2, दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1/√3, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/3, जो कटे काट दो, बस इतना ही कट रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो क्या आ गया ये 4/3 माइनस 8/3, तो ये आ गया माइनस में 4/3, 3 3 जा 9/4 माइनस 1/4 मतलब प्लस 8/4 प्लस 2, 8/4 का मतलब 2, तो 3 दूनी 6 में से 4 गया 2, 2/3, ऑप्शन ए। तो ये आसान सवाल है, इस तरीके के सवाल आसान होते हैं, इनको बस कुछ भी नहीं करना होता, डायरेक्ट अपन को वैल्यू पुट करनी होती है। एक कंपनी में अकेले आर, एस और टी द्वारा एक कार्य को क्रमशः 4, 6 और 18 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। फिर से एक और आसान सवाल, डायरेक्ट आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछ लिया भैया, आपको बता दिया कि आर को 4 दिन लगते हैं, एस को 6 दिन लगते हैं और टी को 18 दिन लगते हैं, तो तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा।
तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं। 4, 6 और 18 का एलसीएम आप लेंगे तो कितना आएगा, 6 और 18 का तो 18 ही आएगा, 4 और 18 का कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 आ गया एलसीएम, 4 का 9 बार में, 6 का 6 बार में और 18 का 2 बार में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर की एफिशिएंसी है वो 9 की एफिशिएंसी हो गई। ये जो एलसीएम आता है इसको अपन मान लेते हैं टोटल वर्क। मतलब मैंने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो 36 है। देखिए टोटल वर्क कुछ भी माना जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 36 ही टोटल वर्क मानो। मैं मान के चल रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं कि भैया मैं मान के चल रहा हूं तो कुछ भी मान लू, क्यों 36 ही मानू, मैं चाहूं 100 मान लू, मैं चाहूं 1000 मान लू, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन एलसीएम निकालने के बाद जो आता है उसको क्यों मानते हैं, ताकि एलसीएम का मतलब होता है कि जो आपके पास आया वो पूरी तरीके से डिविजिबल होगा इन तीनों नंबरों से भी, 4, 6, 18 से। तो देखिए मैंने 36 क्यों माना, क्योंकि आर को लग रहे हैं किसी काम को करने में 4 दिन, मतलब 36 यूनिट उसको करने में लग रहे हैं 4 दिन। तो मुझे चाहिए कि आर एक दिन में कितना काम कर सकता है। एफिशिएंसी जब अपन निकालते हैं उसका मतलब होता है कि आर एक दिन में कितना काम कर सकता है। अगर वो हर दिन मतलब उसको लग रहे हैं 4 दिन और टोटल काम है 36 दिन, तो हर दिन कितना काम करेगा वो, 36/4, 9 दिन। यही अगर मैं इसको टोटल काम 100 मानता, 100 से तो 4 हो जाएगा, उसको छोड़ो, चलो ये मान लीजिए आप, मैं इसको 115 मानता और जब मैं 115 को 4 से डिवाइड करता तो वो इंटीजर नहीं आता, वो डिसमल में आता। जब वैल्यू डिसमल में आती है तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकाले जाने से जो अपनी एफिशिएंसी आती है वो इंटीजर में आती है, तो वैल्यू सोल्व करने में आसान हो जाती है। ये जो अपन एलसीएम निकालते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकालते हैं ताकि अपनी जो वैल्यूज है वो इंटीजर में आए और अपना काम आसान हो जाए। इसी तरीके से देखिए एस को, किसी काम को करने में 6 दिन लगते हैं, टोटल काम है 36, तो हर दिन वो कितना काम करेगा, 36/6, तो 6 काम करेगा, मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6 की। इसी तरीके से टी को 18 दिन लगते हैं और टोटल काम है 36, तो हर दिन कितना काम करेगा, 36/18, मतलब 2 यूनिट काम। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अब जब ये तीनों साथ में मिलकर करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, वो जुड़ जाएगी। तो 9 + 6 15, 15 + 2 17, मतलब अब हर दिन 17 यूनिट काम किया जाएगा। टोटल काम है 36 यूनिट, हर दिन 17 यूनिट कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे, तो 36/17, 36/17 आप कर लीजिए, 17 का 2 बार में 34 पॉइंट, ये में 20 आएगा, मतलब तो 17 का 1 बार में, तो अब मैं बोल सकता हूँ 2.12, ऑप्शन नंबर बी, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के पीछे एक कारण होता है, वो कारण यही होता है, वरना मान के तो अपन कुछ भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीनू इज 38 years old, her daughter is 8 years old, in how many years will मीनू be double her daughter's age? मीनू की जो एज है वो है 38 साल, उसकी जो डॉटर है उसकी एज है 8 साल। इन हाउ मेनी ईयर्स विल मीनू बी डबल हर डॉटर्स एज? कितने सालों में मीनू की जो एज होगी वो उसकी डॉटर की डबल हो जाएगी। अब देखिए डॉटर 8 साल की, तो उसकी डबल होने का मतलब ये नहीं होता कि भैया मीनू की एज 16 साल हो जाएगी, नहीं, मीनू की एज बढ़ेगी हर साल 1 साल और डॉटर की भी एज हर साल 1 साल बढ़ेगी। तो अब अपन को ऐसा नंबर बताना है कि जब मीनू की जो एज है वो डॉटर की एज से डबल हो जाए, 1-1 साल बढ़ती जा रही है। देखिए ये 8 से 9 गया होगा, 9 से 10 गया होगा, 12 गया होगा, 13 गया होगा, इस तरीके से ये लगभग जाएगा। मीनू की एज 38 साल है, तो कम से कम नहीं तो डॉटर को इसके आधा करने के लिए कितना जाना पड़ेगा, मतलब 38 का आधा कितना होता है, 19 साल। तो डॉटर को 19 साल जाना पड़ेगा, तब जाके वो मीनू की एज के बराबर हो पाएगी। लेकिन जब डॉटर 8 से 19 पहुंचेगी तो उतने टाइम में मीनू भी तो कुछ ना, हर साल 1-1 साल बढ़ती जाएगी ना, ये थोड़ी कि मीनू 38 पे ही रहेगी। डॉटर 8 से 19 पहुंची तो मीनू भी 1-1 साल बढ़ी, तो 8 से 19 पहुंची तो कितने साल हो गए, 11 साल हो गए। तो इसका मतलब 11 साल तो ऐसे ही हो गए। अब देखिए डॉटर जब 19 पहुंची तो मीनू उस टाइम कितनी पहुंच गई होगी, 38 + 11, मतलब कितना हो गया, 49। तो मीनू उस टाइम 49 पहुंच गई होगी। अब मीनू 49 से 50 हुई, डॉटर फिर 20 हो गई, डॉटर फिर 21 हुई, तो मीनू कितनी हो गई, 51 हो गई, है ना। फिर मीनू 52 हुई तो डॉटर कितनी हुई, 22 हुई। मीनू 53 हुई, डॉटर कितनी हुई, 23 हुई। मीनू 54 हुई,
डॉटर कितनी हुई 24 हुई। मीनू 55 हुई, डॉटर कितनी हुई 25 हुई। मीनू 56 हुई, डॉटर कितनी हुई 26 हुई। मीनू 57 हुई, डॉटर कितनी हुई 27 हुई। अब देखिए 27 का डबल क्या होता है, 27 का डबल होता है 54। तो अभी और अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा। मीनू हुई 58, तो डॉटर कितनी हुई 28। मीनू जब 59 हुई तो डॉटर हुई 29, और मीनू जब 60 हुई तो डॉटर हुई 30। अब आप देखिए 30 का डबल होता है 60। इसका मतलब जब डॉटर उसकी 30 साल की होगी उस टाइम मीनू की एज 60 साल की हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है ये, इन हाउ मेनी ईयर्स विल मीनू बी डबल हर डॉटर्स एज। अभी जो डॉटर है उसकी उम्र 8 है, तो उस डॉटर की उम्र 30 कितने साल में पहुंचेगी, 22 साल में। इसका मतलब 22 साल लग जाएंगे डॉटर और मीनू को एक दूसरे के आधे होने में। समझ गए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बस सोचने वाला क्वेश्चन है। ये चीज अगर आप सोच पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर देंगे, नहीं सोच पा रहे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई फिक्स तरीका नहीं है। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस का कोई तरीका नहीं होता। ये क्वेश्चंस आपके कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड रहते हैं। कितना कॉमन सेंस आप यूज कर पा रहे हैं अपना, जितना कॉमन सेंस आप यूज कर पाएंगे उतनी ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर देंगे। तो इनका कोई फिक्स तरीका नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कोई तरीका क्या ही बताता, कोई तरीका नहीं है। मैंने सोचा कि भैया कम से कम नहीं तो 38 का आधा होने के लिए, मतलब 19 साल होने के लिए डॉटर को 11 साल जाना पड़ेगा। तो 11 साल जाना पड़ेगा, तो देखो इसका मतलब उससे तो आगे ही होगा, तो अपन उसके आगे सोचते हैं। तो आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल ए 90, AC इक्वल टू 5, BC इक्वल टू 9, एंड इन ट्राइंगल PQR एंगल P 90, PR 3, QR 8, देन। चलिए सबसे पहले तो दो ट्राइंगल बना लेते हैं, और एंगल 90-90 है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही अपन बना लेते हैं। ये हो गया आपके पास ABC, ये हो गया PQR। ये एंगल ए और एंगल P 90 है। AC है 5 सेंटीमीटर, BC है 9, PR है अपने पास 3, और QR है 8। तो अब यहां पे अपन को ऑप्शन मैच कराने हैं। देखिए ट्राइंगल में इक्वल डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को ही इक्वल ट्राइंगल बोला जाता है। तो ये जो इक्वल का साइन है और नॉट इक्वल का साइन है, इसका कोई बहुत ज्यादा सेंस बनता नहीं है। कॉन्ग्रुएंट को ही अपन इक्वल बोलते हैं, तो इन दोनों ऑप्शंस को तो अपन ऐसे ही हटा सकते हैं। अब अपन को बात करनी है क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नॉन कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी निकालूं तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आप लगाएंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 25, मतलब 5 का स्क्वायर, 81 माइनस 25, 81 माइनस 25 मतलब कितना हो गया, √56। इसी तरीके से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 64 माइनस 9 कितना हो जाता है, तो 64 माइनस 9 मतलब 55, स्क्वायर रूट 55। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों साइड इक्वल नहीं है, मतलब ना तो AB PQ के इक्वल है, ना ही BC QR के इक्वल है, और ना ही AC PR के इक्वल है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने पर एक प्रॉपर्टी होती है कि तीनों साइड ट्राइंगल की इक्वल हो जाती है। भले ही आप ट्राइंगल को किसी भी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, लेकिन इतना पक्का होता है कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है, 3 साइड तो छोड़ो, ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, मतलब AB PQ के इक्वल होना चाहिए, AC PR के इक्वल होना चाहिए, और BC QR के इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन बी ही अपना सही आंसर है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रेनफॉल ओवर 2 years, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स शोज द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन रेनफॉल। तो देखिए आपको ये कुछ डेटा दे रखा है 2021 और 2022 का, जनवरी मार्च मई जुलाई सितंबर नवंबर का। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 2021 और 2022 में सबसे ज्यादा चेंज नोटिस किया गया है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, बस ये जो 4 ऑप्शन है इन्हीं पे ही अपन चेक करेंगे। ये यहाँ पे टोटल 6 महीनों का दे रखा है, तो सारे 6 महीने का अपन नहीं देखेंगे, अपने पास 4 ऑप्शन है तो इन चारों का ही अपन देखेंगे, बाकी 2 का देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो 2 ऐसी पॉसिबल नहीं है। तो अब आप देखिए जनवरी में
2021 का जो डेटा है वो है आपके पास 35 और 2022 का है 55। इसी तरीके से सितंबर में अगर मैं बात करूं तो सितंबर में 2021 में है 15 और 2022 में है 25। फिर मई की अगर मैं बात करूं तो 2021 में है 45 और 2022 में है 75। फिर मार्च की अगर अपन बात करें तो 2021 में है 25 और 2022 में है 45। तो अब आप देखिए यहां पे अपन को बताना है इन 4 महीने का, तो बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 35 से 55 गया, कितने का चेंज हुआ? 20 का चेंज हुआ, कितने पे? 35 पे, इंटू 100, 5 से 4 बार में, 5 से 7 बार में, 400/7, मतलब कितना हो गया? 400/7 अगर आप करेंगे तो 7 पंजे 35 और मतलब फिर 50, 7 7 जो 49, तो लगभग 57% के करीब ये चेंज होगा। इसी तरीके से सितंबर में 15 से 25 गया, मतलब 10 का चेंज आया, कितना पे? 15 पे, इंटू 100, 5 से काटा 2 बार में, ये 3 बार में, तो 200/3, मतलब लगभग 66% का चेंज आया। मई में अगर आप देखेंगे 45 से 75, मतलब 30 का चेंज आया 45 पे, इंटू 100, 5 से काटा 6 बार में, 15 से काट लेते हैं, 15 से 2 बार में, ये 3 बार, तो 200/3 वही फिर से 66%। मार्च में अगर आप देखेंगे तो मार्च में 25 से 45, मतलब 20 का चेंज आया, कितना पे? 25 पे, इंटू 100, तो यहां पे आप सीधा सीधा बोल सकते हैं 80% का चेंज है। 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 का 20 बार में, तो 80%। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भैया सबसे ज्यादा चेंज कौन से महीने में दिखने को मिला है? मार्च में। कितना मिला है? 80%। तो बस ये आसान क्वेश्चन था यार, कुछ था ही नहीं इसमें, आसानी से आप कर सकते हैं। A cone and a cylinder with equal radii have equal volumes. The ratio of their heights is. एक कोन और सिलेंडर जो है उनका इक्वल रेडियस है और इक्वल वॉल्यूम है, तो रेशियो ऑफ देयर हाइट, हाइट का रेशियो अपन को यहां पे बताना है। तो देखिए कोन का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आपको बोला है कि वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर है, तो बराबर है तो दोनों को बराबर कर देते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे इसको मैं H1 मान लेता हूं, इसको H2 मान लेता हूं। यहां पे बोला गया है रेडियाई इक्वल है, तो इक्वल है तो अपन दोनों को आपस में काट सकते हैं, पाई से पाई कट गया, H1/H2 कितना आ गया? H1/H2 आपके पास आ गया 3/1। आपसे क्या बोला है? द रेशियो ऑफ दियर हाइट्स, तो यहां पे सबसे पहले कोन को बोला गया है, उसके बाद यहां पे सिलेंडर बोला गया है, तो जो आप हाइट का रेशियो लेंगे उसमें भी कोन वाले को लेंगे पहले और सिलेंडर वाले को बाद में लेंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से आपसे H1:H2 पूछा गया है, तो कितना जाएगा? 3:1। बस ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी। फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 144, 192 एंड 216। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। तो ये कैसे दे रखा होता है? जैसे ABCD 4 नंबर है, तो यहां पे अपन को डी पूछा है, डी कैसे निकालेंगे? A/B इक्वल टू होता है C/D। तो यहां से डी निकालने के लिए आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? BC/A। तो यही डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, तो चलिए बस वैल्यू पुट कर दीजिए। बी है 192, सी है 216 और ए है 144। 12 से आप इसको काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा, ये 12 का 1 बार में और 8 बार में छिड़ में। फिर 12 से आप काट लीजिए, 12 से ये 1 बार में और 12 छके 72। 16 इंटू 18, 16 इंटू 18 कितना हो जाता है? 288। तो ऑप्शन बी। काफी आसान सवाल है, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल है नहीं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास का सवाल अपने पास पहले भी आया है, जैसे उसको किया है वैसे ही इसको करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट है क्या, तो एक ही ब्रैकेट है, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 3/10 का मतलब क्या होता है? 10 दूनी 20 प्लस 3 23/10 प्लस 2 3/5 का मतलब 5 दूनी 8, 5 दूनी 10 प्लस 3 13/5।
तो ये क्या हो गया, 10 आप एलसीएम लोगे तो ये एक तरीके से 23 + 26, 23 + 26 मतलब 49/10। तो ये आ गया 49/10। तो ये हो गया 7/10 डिवाइडेड 3/7 ऑफ 49/10 प्लस 1/5 डिवाइडेड, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, 5 का एक बार में प्लस 2, 7/5 माइनस 2/7। तो देखिए अब अपन लेफ्ट टू राइट चले, लेफ्ट टू राइट चलने पे जो सबसे बड़ी चीज मेरे को दिख रही है वो दिख रही है ऑफ। डिवाइड पहले है लेकिन ऑफ सबसे बड़ा होता है, तो पहले अपन उसको करेंगे। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, तो इसको जब आप करेंगे 3/7 मल्टीप्लाई 49/10, 7 से 7 बार में ये चला जाएगा, 7 ये 21/10 ही आएगा। 7/10 डिवाइडेड 21/10 प्लस 1/5 डिवाइडेड 7/5 माइनस 2/7। अब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चलने पे मेरे को सबसे पहले डिवाइड दिखा, उससे बड़ा कुछ है नहीं तो पहले उसको कर लेते हैं। 7/10 डिवाइडेड 21/10 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो ये चीज आ गई 1/3। फिर यहाँ प्लस साइन, ये भी डिवाइड है तो इसको भी अपन साथ में ही कर लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 1/5 डिवाइडेड 7/5 करेंगे तो कितना आएगा, 1/7 माइनस 2/7। अब देखो लेफ्ट टू राइट चलने पे मैंने बोला था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो पहले आए उसको करते हैं, लेकिन हमेशा मैथ जो होती है वो तरीकों से ज्यादा कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप पाएंगे कि मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई सा भी पहले करूं कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले एडिशन है, अगर पहले सब्ट्रैक्शन होता तो फर्क पड़ता, लेकिन पहले एडिशन है इस वजह से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले इस वाले माइनस को कर लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/7 माइनस 2/7 मतलब कितना आ गया, -1/7। तो ये बन गया 1/3 माइनस 1/7। 1/3 माइनस 1/7 का मतलब क्या हो गया, 4/21। तो ऑप्शन नंबर सी ये अपना आंसर है। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों बोला कि कॉमन सेंस की जरूरत होती है, देखिए मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे यहां पे प्लस की जगह माइनस होता तो 1/3 माइनस 1/7 माइनस 2/7, माइनस की जगह यहां प्लस मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं पहले क्या करता हूं, माइनस वाले को छोड़ देता हूं, पहले प्लस वाला कर देता हूं। 1/7 प्लस 2/7 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/7। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस में 2/21। ठीक है, ये आ गया -2/21। तो ये तो जब हुआ जब अपन ने बाद वाले को पहले कर लिया। अब चलो पहले वाले को पहले करते हैं, पहले वाले को पहले करा, 1/3 माइनस 1/7 किया तो कितना गया, ये 7 - 3 4/21, 4/21 प्लस 2/7, तो 4/21 प्लस 2/7। इसको अगर आपने किया तो एलसीएम आया आपके पास 21, तो ये आ गया 3 दूनी 6 मतलब 10/21। अब आप देख सकते हैं एक तरीके से करने पे आपके पास 10/21 आ रहा है, एक तरीके से करने पे -2/21 आ रहा है। तो इन दोनों में सही कौन सा है, इन दोनों में सही है 10/21, क्योंकि माइनस अगर आपके पास है तो पहले माइनस वाला अपन को करना पड़ेगा। लेकिन ये वाले में, इसमें मैं दोनों में से कोई सा भी पहले करूं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो चीजें होती है ना यार, ये सीखने वाली चीजें नहीं होती, ये कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड होती है। ऐसा इसलिए यहां पे अगर आप पहले प्लस कर लेते तब भी आपके पास आंसर यही आता, चाहे तो आप करके देख लो। 1/3 प्लस 1/7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10/21 माइनस 2/7 करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4/21। तो देखिए कोई सा भी पहले करो आंसर सेम आएगा, लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आता है वो करना होता है, लेकिन आंख बंद करके मत करने बैठ जाओ। अगर आपको लग रहा है कि बाद वाला करने से भी अपना आंसर गलत नहीं होगा और सिंपल होगा आंसर, तो बाद वाला पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ए बी। तो ये आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है ए बी का, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए ये जो ऊपर आपको टेंजेंट दे रखी है इसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डीसीटी। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूला होता है। C1 C2 क्या होता है? C1 C2 मतलब इन दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की दूरी, जहां पे यहां पे जिसको AB नाम दिया गया है, तो यहां पे C1 C2 की जगह में AB भी लिख सकता हूं। R1 इस सर्किल का रेडियस और R2 इस सर्किल का रेडियस। DCT क्या हुआ? ये ऊपर CD, तो DCT की वैल्यू अपन को यहां दे दी 12 इक्वल टू C1 C2 की जगह में लिख देता हूं AB का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 3, R2 कितना है 8, 3 माइनस 8 मतलब -5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 25। AB कितना आ जाएगा? यहां से AB आ जाएगा, AB स्क्वायर आ जाएगा 159, तो AB आ जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर। बस यही आपसे पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं मालूम तो थोड़ा समय लगेगा। एक और तरीका है, वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। दूसरा तरीका क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दो सर्किल है, इस तरीके से दो सर्किल है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं एक लाइन इस तरीके से खींच लूं जो कि एकदम पैरेलल है ऊपर वाली लाइन के, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 ही होगा। अब आप यहां पे देखिए, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये भी होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये टोटल रेडियस कितनी है 8 की, तो ये बाकी बचा हुआ कितना हुआ 5 हुआ। यहां पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के भी आप, लगा के भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो दूरी है ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। फॉर्मूले से भी अपने पास 13 ही आया और इस तरीके से भी 13 ही आएगा। तो जो चीज आप चाहो वो लगा लो, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर लो, वरना कॉमन सेंस से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वांटिटी ऑफ वेरियस फूड आइटम्स यूज्ड बाय रेस्टोरेंट ड्यूरिंग 4 मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो देखिए, ये कुछ आपको एक बड़ी सी टेबल दे देती। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सी यूज्ड ड्यूरिंग ऑल द 4 मंथ्स टुगेदर। तो जो सी है उसकी एवरेज क्वांटिटी आपसे पूछी जा रही है। तो ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है। ए बी डी और ई का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। जब आपको एवरेज ही पूछना था सी का तो डायरेक्ट ही दे देते, नंबर्स को डायरेक्ट ही पूछ लेते। चलिए कोई बात नहीं, एग्जामिनर की जैसी इच्छा, और उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, एवरेज निकालने का एक तरीका होता है कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। नॉर्मल तरीका जो अपन इस्तेमाल करते हैं, मतलब इन चारों को मैं ऐड करूंगा और 4 से डिवाइड कर दूंगा। ये तो हुआ नॉर्मल तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अपन ये लेते हैं कि जो नंबर्स है उनके करीब में एक नंबर लेके मान लेते हैं। जैसे 280, 295, 280, 315, इन ऐसा नंबर सोचो जो इन चारों के नजदीक आता हो। तो मैं मान लेता हूं ऐसा नंबर 295। मैंने 295 एक नंबर मान लिया। अब आप ये बताओ, मार्च में कितनी वैल्यू थी 280, मैंने मानी 295, तो इसका मतलब मैंने 15 ज्यादा मानी तो -15 लगा दो। फिर 295 जितनी थी उतनी ही मानी तो 0। 280 फिर से मैंने 15 ज्यादा मानी तो -15, और 315, तो अब यहां पे मैंने कितना कम माना 20 कम माना तो +20। अब इसको डिवाइड बाय 4 करो आप, तो कितना हो जाएगा ये 20 - 15 5, प्लस में मतलब -10/4, -10/4 मतलब -2/5। तो अब ये जो -2/5 आया है 295 में से इसको घटा दो, तो 295 -2/5, 2.5, तो कितना हो जाएगा 292.5। तो यही अपना एवरेज है, ऑप्शन बी। तो ये तो हुआ एक तरीका। ये तरीका छोटा हो जाता है थोड़ा, मतलब क्वांटिटी छोटी हो जाती है। अगर मैं 280, 295, 280 और 315 इन चारों को जोड़ने बैठता तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता। तो इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, और मेन जो सारा गेम है वो टाइम का ही है। सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं, और अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वे दोनों अलग अलग कंप्यूटरों पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का एक असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। देखिए, सुरेश जो है 5 घंटे में 40 पेज टाइप कर लेता है, तो एक पेज टाइप करने में उसको कितना टाइम लग रहा है
5/40 मतलब 1/8। 1/8 घंटा लग रहा है एक पेज टाइप करने में सुरेश को। इसी तरीके से जो अनिल है वो 6 घंटे में 32 पेज टाइप कर देता है। तो एक पेज टाइप करने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 6/32 मतलब 2 से काट लो तो 2 का 3 बार में और ये 16 बार में 3/16। 3/16 घंटे लग रहे हैं अनिल को। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भैया दोनों जब अलग अलग कंप्यूटर पे साथ में काम करते हैं तो 110 पेज का असाइनमेंट कितनी देर में कर लेंगे? देखिए, जब वो दोनों अलग अलग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों बराबर बराबर पेज बांट लेंगे 55-55 पेज, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सुरेश है उसकी टाइपिंग स्पीड जो है थोड़ी ज्यादा है। मतलब सुरेश को एक तरीके से अगर मैं इसको बराबर मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो 2/16 मतलब सुरेश को एक पेज को टाइप करने में 2/16 घंटे ही लग रहे हैं, लेकिन अनिल को 3/16 घंटे लग रहे हैं। तो जब सुरेश थोड़ा तेज लिख रहा है तो दोनों बराबर नहीं बांटेंगे। अगर बराबर बांटते तो सुरेश पहले ही अपना काम खत्म कर लेता, सुरेश के पास टाइम बच जाता। तो सुरेश अनिल से कहता कि भाई कोई बात नहीं, तेरे थोड़े पेज बच रहे हैं, ला वो मुझे दे दे, मैं उनको कर देता हूं। तो इस वजह से यहां पे दोनों बराबर नहीं बांटेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इस तरीके की क्वेश्चन को। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे। तो देखो क्या करते हैं, यहां पे इन दोनों का ले लो एलसीएम। 2/16 और 3/16 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा 6/16। इसका मतलब 6/16। अब देखो सुरेश 2/16 लगाता है एक पेज को टाइप करने में, तो 6/16 टाइम में कितने पेज टाइप कर लेगा? 3 पेज टाइप कर देगा। और अनिल को एक पेज टाइप करने में लगता है 3/16, तो 6/16 में कितने पेज अनिल टाइप कर देगा? 2 पेज टाइप कर देगा। इसका मतलब यह हुआ कि 6/16 आवर में वो दोनों मिलके 5 पेज टाइप कर देते हैं। अपन को टोटल कितने पेज टाइप करवाने? 110 पेज। तो 6/16 घंटे में 5 पेज टाइप होते हैं, तो 110 पेज कितने टाइम में टाइप होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 110/5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो बस टोटल 110 पेज कितने घंटे में टाइप होंगे? 22 इंटू 6/16 इतना आवर। तो यहाँ पे जो कटे उसको काट लो सब। तो 2 से 3 बार में ये 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में ये 11 बार में। तो 11 3 33/4। 33/4 का मतलब कितना हो गया? 33/4 का मतलब हो गया 8 घंटे तो पूरा हो गया। और 1/4, 1/4 इंटू 60 मतलब 15 मिनट। 8 घंटे 15 मिनट। तो दोनों को साथ मिलके काम करने में 8 घंटे 15 मिनट लगेंगे। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन कम आते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने देखा कि भैया सुरेश एक पेपर कितने घंटे में टाइप करता है, वो 1/8 घंटा लेता है। और अनिल एक पेपर टाइप करने में 3/16 घंटे लेता है। तो मैंने इन दोनों का ले लिया एलसीएम, जो कि आ गया 6/16। 6/16 आया। तो 6/16 घंटे में सुरेश कितने पेपर टाइप कर देगा? 3 पेपर। अनिल कितने पेपर टाइप कर देगा? 2 पेपर। इसका मतलब यह हुआ कि जब वो दोनों अलग अलग कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे तो 6/16 घंटे में वो 5 पेपर मिलके टाइप कर देंगे। तो अपन को कराने हैं 110 पेपर। तो 110 पेपर का कितने सेट बनेंगे? अगर 5 पेपर को 6/16 घंटे लग रहे हैं तो 110 पेपर को कितने लगेंगे? तो 22 इंटू 6/16, इसका मतलब 8 घंटे 15 मिनट। ए थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 210 मीटर। तो देखिए एक पुलिसमैन यहाँ पे और एक थीफ यहाँ पे, मान लेते हैं क्या दे रखा है 210 मीटर की डिस्टेंस है। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज, पुलिसमैन भागना स्टार्ट करता है, द थीफ आल्सो स्टार्ट्स रनिंग। ऑब्वियस है भैया, पुलिसमैन अगर भागना स्टार्ट करेगा तो ये थोड़ी कि थीफ उसको देखता रहेगा कि हाँ आजा तू मेरे को पकड़ ले, वो भी स्टार्ट करेगा भागना। इफ द स्पीड ऑफ थीफ इज 25 किलोमीटर पर आवर, थीफ की जो स्पीड है वो 25 की है, एंड दैट ऑफ द पुलिसमैन इज 32 किलोमीटर पर आवर, 32 की स्पीड है पुलिसमैन। सबसे जरूरी चीज ये कॉमन सेंस की बात है कि पुलिस थीफ को तभी पकड़ पाएगा जब पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी। अगर पुलिस की स्पीड ज्यादा नहीं हुई तो वो कभी थीफ को पकड़ ही नहीं पाएगा। देन हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। तो अपन को यह बताना है कि भैया थीफ पकड़े जाने से पहले कितना भागा। तो मान लेते हैं
कि यहां पे जाके एक पॉइंट पे पुलिसमैन और थीफ दोनों मिल गए। पुलिसमैन यहां से आया और थीफ यहां से आया, तो पुलिसमैन और थीफ दोनों भागे, लेकिन इतना पक्का है कि दोनों को यहां पहुंचने में टाइम बराबर लगा, तभी जाके वो पकड़ पाएंगे। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि थीफ उस पॉइंट पे जाके बैठ जाएगा और वो पुलिसमैन का इंतजार कर रहा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं कि पुलिसमैन को इस पॉइंट से भागने में जितना टाइम लगा होगा, थीफ को भी इस पॉइंट से भागने में उतना ही टाइम लगा। जब दोनों का टाइम बराबर होता है तो मैं बोल सकता हूं कि इनके द्वारा लिया गया डिस्टेंस किस पे निर्भर करेगा, वो इनकी स्पीड पे निर्भर करेगा। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। दोनों के द्वारा टाइम बराबर लिया गया है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो ही डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। पुलिसमैन और थीफ में जो स्पीड का रेशियो होगा वो ही डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 32:25, यह है स्पीड का रेशियो। तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा, 32:25। यहां पे आप देखिए 7 का अंतर आपको दिख रहा है। ये 7 का अंतर कहां से आया? ये इसलिए आया क्योंकि जो पुलिसमैन था वो पीछे था 210 मीटर। तो ये जो 7 का अंतर है ये 210 मीटर की वैल्यू है। 7 से कितनी बार में गया? 30 बार में। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1 की वैल्यू मेरे को 30 मीटर दे दी गई। अपन से पूछ क्या रहा है? अपन से पूछ रहा है देन हाउ फार वुड दी थीफ हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। तो थीफ ने कितना डिस्टेंस तय किया पकड़े जाने से पहले? तो कितना डिस्टेंस किया? ये वाला जो डिस्टेंस है ये थीफ ने कवर किया, तो इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो थीफ अगर अपन रेशियो में देखेंगे तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 25। 25 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 25 की वैल्यू क्या होगी? 25 इंटू 30, मतलब कितना हो जाएगा? 25 3 75, 750 मीटर। तो थीफ ने पकड़े जाने से पहले 750 मीटर कवर किया। अगर पुलिसमैन पूछा जाता कि भैया पुलिसमैन ने कितने कवर किए, तो कितना हो जाता? 210 प्लस 750, इतना पुलिसमैन ने कवर किया। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120। cos 120 की डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल है ये। इस तरीके के सवाल मिलना अचंभा है। एक तरीके से 2 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं। cos 180 अगर आपको डायरेक्ट नहीं मालूम कोई बात नहीं, इसको अपन क्या करते हैं 90 के अंदर कर लेते हैं। 90 के अंदर करने के लिए अपन क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को 180 में से माइनस करते हैं। 180 माइनस 120 में लिखूंगा, लेकिन याद रखिए जो कोस होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इस वजह से यहां पे एक माइनस साइन अपन को लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस कोस 180 माइनस 120 मतलब 60। अब कोस 60 की वैल्यू तो यार डायरेक्ट मालूम होती है, कितनी होती है? हाफ होती है। तो माइनस 0.5, ऑप्शन नंबर ए। बस यही अपना आंसर है। इफ p इक्वल टू इतना एंड q इक्वल टू इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो सबसे पहले डायरेक्ट अगर आप डालोगे तो परेशानी होगी, तो सबसे पहले इनको रेशनलाइज कर लेते हैं। p इक्वल टू है √2 + 1 डिवाइड बाई √2 - 1। तो यहाँ पे ऊपर नीचे में √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो सॉरी √2 - 1 से नहीं, √2 + 1 से। हमेशा न्यूमरेटर जो रहता है उससे आपको रेशनलाइज करना होता है। तो नीचे तो बन जाएगा a² - b² वाली फॉर्म। तो √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1, ऊपर क्या हो गया? a + b का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया ये? 2 + 1 + 2√2, मतलब 3 + 2√2। इसी तरीके से q को अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 - 1 अपॉन √2 + 1। ऊपर नीचे क्या करेंगे? √2 - 1 से मल्टीप्लाई। तो नीचे वही सेम 2 - 1 और ऊपर √2 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 + 1 - 2√2। तो ये कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 3 - 2√2। ये आ गया। P और Q आपके पास मिल चुका है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अब भी अगर आप डायरेक्ट फाइंड आउट करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम समय आपका बर्बाद होगा। आप क्या कीजिए, आप डायरेक्ट मत फाइंड आउट कीजिए, आप P + Q फाइंड आउट कीजिए। P + Q करेंगे तो क्या होगा? 2√2 से 2√2 कट गया, 3 + 3 6। ये देखिए इसमें अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा PQ + QQ डिवाइड बाई PQ। अब यहां पे आपको पता है अगर P + Q 6 दे रखा है तो PQ + QQ पे आप जा सकते हैं। PQ भी आपको पहले निकालना पड़ेगा। PQ आप निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। a² - b² वाली फॉर्म बनेगी। 3 का स्क्वायर 9 - 2√2 का स्क्वायर 8, मतलब 1।
तो आपके पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब कैसे निकलेगा? पी प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3p क्यूब इंटू पी प्लस क्यू, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है, अपॉन पी क्यूब। तो p प्लस क्यू है 6, 6 का क्यूब 216 माइनस पी क्यू तो 1 है और p प्लस क्यू 6, 6 दिए 18 डिवाइड बाय 1। तो 216 में से 18 गया तो कितना बच गया? 198। तो बस यही अपना आंसर है, ऑप्शन सी। तो देखिए इस तरीके के जो सवाल होते हैं ये आसान होते हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप इनको आसान बनाते या नहीं बनाते। अगर डायरेक्ट वैल्यू आप पी और क्यू की इसमें डाल देते तो बहुत ज्यादा समय लग जाता, आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती। इसलिए डायरेक्ट वैल्यू अपन को नहीं डालनी, पहले अपन को इसको सॉल्व कर लेना है, छोटा कर लेना है, उसके बाद अपन को वैल्यू डालनी। यूजिंग 10a माइनस बी इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, 15। तो देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि भैया 5 डिग्री ऐसी होती है उनपे तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। कौन कौन सी? 0, 30, 45, 60 और 90। इन पांचों पे तो याद होनी ही चाहिए। इसके अलावा मैंने बोला था कि अगर 15 डिग्री पे भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, निकाल सकते हो। तो देखो ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की मदद से अपन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट 15 डिग्री की वैल्यू मालूम है तो आपका समय बच जाएगा, आप सीधा इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? ए को डाल दो 60 डिग्री और बी को डाल दो 45 डिग्री। 60 माइनस 45 कितना होता है? 15 होता है। अब यहां जहां जहां 60 ए है 60 और जहां जहां बी है 15, सॉरी 45, तो 10 60 माइनस 10 45 अपॉन 1 प्लस 10 60 इंटू 10 45। इससे आपके 10 15 की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा, अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, 10 15 इक्वल टू होता है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अगर ये चीज आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो फिर फॉर्मूला तो है ही सही, उससे आप निकाल सकते हैं। दोनों साइड ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लूं तो क्या होगा? √3 माइनस 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ऊपर आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 3 प्लस 1 माइनस 2√3। तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, तो करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस √3। ऑप्शन नंबर सी। तो ये होती है 10 15 डिग्री की वैल्यू। ये आपको डायरेक्ट मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते तब भी आपके पास आंसर आ जाता, यही आंसर आता 2 माइनस √3। सुदीन ने 4 घंटे के लिए 8:30 की चाल से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटा आएगा, 1.5 घंटे के लिए 20 की चाल से यात्रा की और फिर 22 घंटे के लिए 4 की चाल से चला। यदि पूरी यात्रा में सुदीन की कुल औसत चाल 10 किलोमीटर थी तो वाई का मान क्या है? तो देखिए यहां पे एवरेज स्पीड आपको दे दी, आपसे पूछ रहा है कि वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अपन जानते हैं कि भैया एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड कितनी थी? 10 की, तो एवरेज स्पीड दे दी 10। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? डिस्टेंस अपन को यहां पे नहीं दे रखा तो डिस्टेंस अपन को निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 8:30 की स्पीड से 4 घंटे चला तो कितना डिस्टेंस हुआ? 8:30 इंटू 4 प्लस फिर 20 की स्पीड से 1.5 घंटे चला तो डिस्टेंस कितना हुआ? 20 इंटू 1.5 प्लस फिर 4 की स्पीड से y घंटे चला तो डिस्टेंस कितना हुआ? 4y डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना? सबसे पहले उसको लगा 4 घंटे, फिर लगा 1.5 घंटा और फिर लगा y घंटा। तो अब यहां पे आपसे y की वैल्यू पूछ रहा है जो कि आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 प्लस 1.5 मतलब 5.5, 5.5 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 55 प्लस 10y इक्वल टू 8.5 इंटू 4 हो गया तो 8 चौको 32, 32 प्लस 2 मतलब 34 और ये कितना हो गया? ये हो गया 30, 34 प्लस 30 मतलब 64, 64 प्लस 4y तो ये 10, 10 माइनस 4 हो गया 6y इक्वल टू 64 माइनस 55 मतलब 9। तो 3 से 2 बार में और ये 3 बार में y इक्वल टू कितना आ गया? 3/2।
3/2 मतलब 1.5, तो y की वैल्यू आ गई 1.5। यहां पे देखिए मैंने कहीं भी यूनिट की परवाह नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि जो भी अपन को दे रखा है सब कुछ किलोमीटर पर आवर और आवर में दे रखा है, तो यूनिट की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी कोई चीज मीटर पर सेकंड में दे रखी होती तो फिर अपन को दिक्कत होती, तो अपन को उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता, या अगर कोई भी टाइम आवर की जगह सेकंड में दे रखा होता या मिनट में दे रखा होता तो फिर अपन को यूनिट की परवाह करने की जरूरत होती। यहाँ पे सारी चीजें किलोमीटर पर आवर में स्पीड और टाइम आवर में, जब ये चीज है तो आपको यूनिट की परवाह करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ ए सेक्टर इज 1848 मीटर स्क्वायर एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 270 डिग्री। देखिए ये कुछ सर्किल है, थोड़ा सही से बनाते हैं। तो ये कुछ सर्किल बना इस तरीके से। यहां पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक सेक्टर बनाया गया है, उसका एंगल कितना है 270 डिग्री। तो ये बड़ा वाला सेक्टर है आप कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि एंगल जो है वो 270 है, 180 से ज्यादा है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। तो इसका जो एरिया आपको दे रखा है, ये एरिया आपको दे रखा है और आपसे रेडियस पूछ रहा है। तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वैसे तो, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है जहां पे थीटा जितना भी डिग्री का है वो। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे 270 डिग्री का मतलब होता है 3 क्वाड्रेंट। इसका मतलब 3 क्वाड्रेंट का एरिया आपको दे रखा है। तो 3 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो 3 क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा? 3 इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 4। ये आपको दे दिया है 1848। अब यहां से भी आप रेडियस निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप यहां थीटा 270 डालते तो 270 बटा 360 जब आप करते तो वो भी 3/4 ही आता, वो कुछ अलग नहीं आता। तो चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं है, आप चाहे जिससे सोल्व कर सकते हैं। चलिए पाई को यहाँ पे 22/7 अपन को डालना होगा, तो 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू 1848। देखिए सबसे पहले 11 से मैं कर देता हूं, 11 से 2 बार में, 11 से 1 बार में 74, मतलब 11 का 6 बार में 66, और 11 का 8 बार में 88। फिर इसके बाद 6 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 6 से कितनी बार में हो गया? 2 बार में 12, और 48, 6 8 जा 48। तो यहां पे आर स्क्वायर क्या आ गया? आर स्क्वायर आ गया 28 इंटू 7 चौकू भी 28 ही होता है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी 28, 28 मीटर। बस यही अपन से पूछ रहा था, ऑप्शन डी। तो आसान सवाल है। एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को, एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और 2 महिलाएं मिलकर उसे 30 दिन में पूरा कर सकती है। 4 पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए एक पुरुष और एक महिला मतलब मेन प्लस वुमेन जितना समय लेते हैं, लड़का और वुमेन उसका डबल समय लेता है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मेन प्लस वुमेन की दुगनी हो जाएगी वुमेन प्लस बॉय से। समय जितना ज्यादा लगेगा एफिशिएंसी उतनी कम हो जाएगी, समय जितना कम लगेगा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो जब मेन प्लस वुमेन को समय आधा लग रहा है तो इसका मतलब है उनकी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। तो यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मैं ये एफिशिएंसी को इक्वल कर रहा हूं, टाइम को इक्वल नहीं कर रहा। अब आप देखिए बॉय को उस एक काम को करने में 20 दिन लगते हैं और 2 वुमेन को 30 दिन लगते हैं। अगर एक वुमेन काम करती तो कितने दिन लगते? 60 दिन। जब 2 को 30 दिन लग रहे हैं तो एक को कितने लगेंगे? डबल हो जाएगा, 60 दिन। अब अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 60 आएगा, 20 का 3 बार में, 60 का 1 बार। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी आ गई, बॉय की एफिशिएंसी 3 और वुमेन की एफिशिएंसी 1। यहां पे इस इक्वेशन में जो कि एफिशिएंसी की इक्वेशन मैंने बनाई थी, इसमें अगर मैं 3 और 1 डालूं तो क्या होगा? m+1 इक्वल टू 2 टाइम्स 1 + 3। 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7,
मतलब मेन की एफिशिएंसी आ गई 7 की। एक मेन एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो 4 मेन मिलके काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 चौकू 28। टोटल काम है 60 यूनिट, 28 यूनिट पर दिन हो जाता है, 28 यूनिट काम हर दिन हो जाता है, तो टोटल कितना लगा, 28 दूनी 56, तो ये लगभग 2.14 हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आपको मजा आया होगा। इस वाले पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे। तो चलिए, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम से, जरूर देखें। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस वगैरह डालता हूँ और थ्योरी वगैरह भी डालता हूँ, आपको मजा आएगा। एक तरीके से मीम्स की शेप में आप चीजों को सीखेंगे। ए इस लाइव ये मेरा पर्सनल पेज है, इसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। अर्पित अग्रवाल मैथ्स टेलीग्राम पे जरूर देखें, यहाँ पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगी जो अभी अपन ने काम किया, ये वैसी की वैसी आपको अर्पित अग्रवाल मैथ्स टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए, आगे बढ़ने के लिए बढ़ते रहिए और जीवन में सफलता पाइए। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।